नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में, जहां बीजेपी लगातार 400 पार कह रही है, लेकिन अब उनके नेता ही उनके खिलाफ उतर चुके हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ रहे, खुद बीजेपी उनको पार्टी से बाहर कर रही है। सबसे पहले आसनसोल से उम्मीदवार उतारे गए पवन सिंह, उन्होंने वहां चुनाव लड़ने से मना किया। उसके बाद उनको बिहार में लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, मगर वह पार्टी की सीट से न उतर के बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे और लगातार पार्टी के खिलाफ गतिविधियां करने लगे। पार्टी ने कई बार उनको समझाया, मनाया कि वो अपना नामांकन वापस ले लें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टी के कई सारे जो नियम हैं उसका उल्लंघन हो रहा था और साथ ही साथ बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन पवन सिंह नहीं माने और अब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है, जिससे एक बड़ा पूर्वांचली वोट भारतीय जनता पार्टी से छूट सकता है, जिसका नुकसान दिल्ली समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। क्योंकि अनुपात लगाया जाए तो दिल्ली एनसीआर में पूर्वांचल वोट बैंक काफी हद तक अब बढ़ता हुआ जा रहा है और ऐसे में अगर पवन सिंह के ऊपर लिए गए इस फैसले के बाद अगर यहाँ पर पूर्वांचली वोट कम होता है तो बीजेपी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसी कई सारी जो सीटें हैं वहां पर जो है अपनी पकड़ जो उनकी मजबूत थी वहां पर थोड़ी पकड़ धीमी हो सकती है और लगातार इनका वोट स्तर गिर सकता है। आज इन सब पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ आंसू मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल करेंगे कि क्या पवन सिंह को पार्टी से निकालना क्या बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बनेगा? क्या अब पूर्वांचली वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा? जी दौलत, जिस तरह से बीजेपी या पीएम मोदी को तानाशाह और तानाशाही वाली सरकार बोलते हैं, तो ये वही दिख रहा है कि अगर पार्टी में आप दबाव बनाते हैं, जो आपसे दब जाते हैं उन्हें आप पार्टी में सलाखों पे रखते हैं, लेकिन जो आपसे बगावत करते हैं तो उनसे इस तरह से, यानी कि एक कह सकते हैं कि पार्टी उनका घर की तरह होता है, तो घर से निकाल दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। तो आज वही पवन सिंह के साथ हुआ। अगर उन्हें पश्चिम बंगाल की वो सीट नहीं पसंद थी, क्योंकि हर इंसान जो भी प्रत्याशी है वो जानता है कि किस इलाके में वो किस तरह से उतर सकता है, वहां के लोगों की क्या पसंद रहेगी। तो अगर उन्हें लगता था कि जिस तरीके से वो बिहार की जनता में घुस सकते हैं वैसे पश्चिम बंगाल को एंगेज नहीं कर सकते हैं, तो अगर उन्हें वो सीट नहीं पसंद आई, बगावत की, तो आज पवन सिंह को ये भुगतना पड़ रहा है। तो बीजेपी ने एंड वक्त पर उनका साथ छोड़ उन्हें पार्टी से निकाल दिया है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जो एक वर्ड तानाशाही यूज किया जाता था, एक बार फिर से बीजेपी ने प्रूव करके दिखाया कि अगर उनसे कोई बगावत करने का कोई भी सोच छेड़ेगा तो इस तरह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आशु, बीजेपी के एक और नेता हैं यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी योगी सरकार को लेकर, खुद सीएम योगी को लेकर कई सारी ऐसी बातें बोली जो कहीं ना कहीं पार्टी के तौर पर अटपटी लग सकती हैं। यहाँ पर कई सारे उनके बयान आ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को निकाल देना, लगातार बृजभूषण शरण सिंह को अपने साथ रखना, जब उनके ऊपर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर आरोप लगे थे तब भी पार्टी ने उनका साथ दिया, अब भी पार्टी उनका साथ दे रही है, यहाँ तक कि उनके बेटे को उम्मीदवार उनकी जगह बना दिया गया। तो क्या हम देख सकते हैं कि एक दुर्व्यवहार यहाँ पर या फिर देखा जाए तो एक तरीके से दोगलापन क्या बीजेपी का यहाँ पर सामने आ रहा है? एक नेता को इस तरीके से ट्रीट करना और दूसरे नेता को सराखों पर रखना, क्या देखते हैं आप इसमें कि क्या बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि कौन से वोट उनका खतरे में, या फिर यूपी की अलग राजनीति कर रहे हैं या फिर बिहार में कुछ अलग राजनीति करने का समीकरण उनका है? दोनों अगर पूरा समीकरण आप समझेंगे तो अगर हम बृजभूषण की बात करें तो जब उन पे इल्जाम लगे थे तो सिर्फ महिलाओं जो खिलाड़ी थे उन्हें हटाकर गुंडागर्दी के भी बहुत सारे मामले सामने आए थे। तो आप देखा जाए कि यहाँ पर पवन सिंह एक सिंगर थे, फेम था, बीजेपी में उन्हें लाया गया, लेकिन उनका दूसरी जो कारनामे थे उनमें कोई लेन देन नहीं था। लेकिन बृजभूषण की अगर आप हिस्ट्री उठाए तो वहाँ जो शुरू से ही उनकी जो पर्सनैलिटी पर इल्जाम लगते हैं, कहीं ना कहीं बृजभूषण का बीजेपी पर दबाव है। यानी कि बीजेपी जो पवन सिंह को दबाना चाहती थी नहीं दब पाए तो पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बृजभूषण का इतना भी दबदबा है कि ना तो कोई गिरफ्तारी हुई। आप बहुत सारे केस उठा सकते हैं कि जैसे कि आप स्वाति मालीवाल के केस में देखेंगे कि विभव कुमार बहुत जल्दी गिरफ्तार हुआ, तब भी ये बात उठी कि बृजभूषण के पास जो है यहाँ पर गिरफ्तारी क्यों नहीं, पुलिस वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाई। तो यही वजह है कि बृजभूषण बीजेपी को दूर करते हैं, दबदबा है उनका, कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे डरती है। इसलिए ये दो प्रत्याशियों के साथ इस तरीके से जो है यहाँ पर बता दें कि भेदभाव होता है कि जहाँ पवन सिंह को तो निकाल दिया तो बृजभूषण है उन्हें सलाखों पर बिठाया। इसमें क्या ये भी हो सकता है कि बृजभूषण को रखना और पवन सिंह को निकाल देना
ये बड़ा नुकसान बन सकता है, क्योंकि लोग कई पार्टी के लोग ही हैं जो ब्रिजभूषण का विरोध लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर खतरे में आ रहा है। कई लोग यहाँ पर रूठे हुए हैं कि बीजेपी से बात वो महिला सशक्तिकरण की करते हैं, लेकिन उनके ही नेता यहाँ पर गुंडे बने हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा कि क्या पार्टी में एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करेंगे वोटिंग की, जैसे कि आपने पूछा कि पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो देखिए अगर ये पवन सिंह वाली खबर से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट था यहाँ पर काराकाट की सीट से, लेकिन अब वहाँ बता दें कि जब हम किसी अभिनेता को यहाँ पसंद कर लेते हैं तो उसके फैसलों में भी उसे कहीं ना कहीं पसंद ही करते हैं कि इसने चुना होगा तो कुछ अच्छा होगा। अगर हम अपने किसी भी आइडल को चूज करते हैं वो जिस भी सीट से हो तो हम उसे वोट भी देते हैं। तो यहाँ पर अब देखने को यही है कि बीजेपी अगर ये कदम नहीं उठाती तो शायद वहां से उसे एक भारी बहुमत मिल जाती, लेकिन पवन सिंह के साथ जो किया, जो पवन सिंह को चाहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अब उसी के साथ जाएंगे। और बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि हर किसी को अपने दबाव में नहीं रख सकती है, चाहे उसके खुद के पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। पवन सिंह के साथ जो किया वो 4 जून को जरूर भुगतने को मिलेगा, और जो आंकड़े आएंगे वो बताएंगे कि पवन सिंह अकेले भी लड़ सकते हैं। यानी देखा जाए तो 400 पार वाला नारा है वो खतरे में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल नजर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पवन सिंह को हटाकर भी बात करें तो आम आदमी पार्टी पानी को लेकर इल्जाम लगा रही है, ममता बनर्जी ने भी कई इल्जाम लगाए हैं। तो चारों तरफ से बीजेपी घेरी जा रही है, वो भी उस वक्त जब कुछ दिन रह गए हैं यहाँ पर चुनाव के 7वें फेज पे। तो कहीं ना कहीं ये जो 400 पार का नारा है ये अपनी ही गलतियों की वजह से एन मौके पर अब कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। लेकिन एक तरफ यहाँ पर खुद गृह मंत्री दावा करते हैं कि 5 चरण हो चुके हैं और 5 में हमें बम्पर वोटिंग मिली है। यहाँ पर बीजेपी 300 पार इन 500 चरण में करेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर एक तरीके से दबाव बनाना देखते हैं कि विपक्षी ऊपर पहले से दबाव बनाया जा रहा है? जी तो पार्टी के अपने अपने आंकड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि 300 प्लस हमारे अंडर है, लेकिन ये तो अब इलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट आएगा वही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने अपने एग्जिट पोल सबने बना रखे हैं, लेकिन जनता को आप नहीं जानते हैं। जनता आपके पिछले 5 साल के कारनामे लिख कर बैठी है, अभी आपके मुंह पर अच्छी बन गई है, लेकिन वोट किसको देकर आएगी ये बात की बात है। तो कहने से कुछ नहीं होता है, एग्जिट पोल इनकी तरफ से नहीं आएगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा कि जो इन्होंने बड़े बड़े स्टेज पर जो स्पीच में यहाँ बोले है कि इतनी सीट हमारे पास रिजल्ट है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है, वो तो वक्त बताएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर वक्त बताएगा और देखना होगा कि 4 जून को मोदी की गारंटी लोगों को पसंद आएगी या फिर इंडिया अलायंस यहाँ पर पसंद आएगा। किस तरीके से इन दोनों ही दलों के बीच जो कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पर एक 400 पार कहते हैं तो दूसरे कहते हैं कि 315 जो हम सीटें पार कर लेंगे। कितना बड़ी टक्कर यहाँ पर होगी? क्या एक बड़ा सवाल यहाँ पर इंडिया अलायंस के लिए है कि आखिर यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन इस चीज़ों को संभालेगा। हमने देखा कि अखिलेश यादव अलग लीड कर रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी अलग लीड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग लीड कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो क्या इन लोगों के बीच मतभेद आएंगे कि कौन पीएम बनेगा या फिर कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा? अगर पीएम फेस के लिए कहें तो जो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो सकती है, और मतभेद तो यहाँ पर होगा, लेकिन बात देखी जाए अखिलेश यादव की तो कहीं ना कहीं समझदारी उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। राहुल गांधी पीएम फेस के लिए यहाँ पर बता दें कि उतने लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर बनते हैं तो शायद अच्छा ही कुछ होगा, उस फेस को पसंद भी किया जाएगा। तो उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अगले पीएम का फेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कि 4 जून को जनता क्या फैसला करती है, बीजेपी को 400 पार कराती है या फिर इस बार इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी के ऊपर नजर आता है। यानी यहाँ पर देखा जाए कि वोट उनको कितने मिलते हैं और किस तरीके से 4 जून को हालात होंगे और रिजल्ट में क्या आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।